हाँ जी, सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से जुड़ जाएं भी सभी साथी, और एक बार बता दें कि वॉइस है वो क्लियरली आ रही है क्या। एक कमेंट करके बताएं कि वॉइस है वो प्रॉपरली आ रही है क्या आप तक। सरिता जी वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है भाई, ठीक है, सरिता बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है। तो चलो भाई, आज का जो टॉपिक है आपको कल बता दिया गया था, टेंसर एनालिसिस, या मैं बोलूं टेंसर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं टेंसर को प्रदिश। दूसरी बात, ये जो टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में ही रहेगा, ओनली स्कूल लेक्चरर में। अजय सांड प्रणाम, भी प्रणाम। हाँ जी, क्लियर आ रही है, सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ठीक है ना। तो टेंसर एनालिसिस है वो आपका पीजी का टॉपिक है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में काम नहीं आएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन है वो आते हैं टेंसर वाले पार्ट से। बट सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, इसके अंदर थोड़ा सा कम है। अगर मैं बात करूं 15 में से, अगर फर्स्ट ग्रेड की जो सिलेबस हम पढ़ेंगे तो 15 में से 12 क्वेश्चन है आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर हम फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ग्रेड में इसका वेटेज है वो थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि पीजी का टॉपिक है। हालांकि डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी, वो उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसको कौन सा सब्जेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा पसंद है, ज्यादा अच्छा लगता है। लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो स्पेशल फंक्शन के फर्स्ट ग्रेड में 3-4 क्वेश्चन है वो आ रखे हैं। अगर किसको टेंसर अच्छा लगता है तो हो सकता है इस बार टेंसर के भी आ जाए। तो हमें अब सावधान तो रहना ही है, सारे टॉपिक करने हैं। और टेंसर है वो स्पेशल फंक्शन की तरह काफी आसान टॉपिक है और छोटा सा है। वैसे हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहले बीएससी के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा आप सभी ने, प्रदिश यानी कि टेंसर। तो मेन टॉपिक तो वैसे ये फिजिक्स का है, क्योंकि फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में इसका काफी यूज है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत वहां पर काफी यूज आता है, बट हम मैथ में पढ़ते हैं। और आसान टॉपिक है, जैसे फिजिक्स का टॉपिक है वो हमारे लिए वैसे भी आसान हो जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नाम इसका थोड़ा सा अलग जरूर है, बट है बहुत ज्यादा आसान। लगभग 5-6-7 क्लास में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या सिलेबस है, और हम बात करें टेंसर की। एक बार सीधा, टेंसर है क्या चीज? तो टेंसर एक प्रकार से हम ऐसा मान सकते हैं कि जो वेक्टर है इसका ही जनरलाइजेशन है, या मैं ऐसे बोलूं कि जो हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं, जो हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, यानी अदिश और सदिश राशि पढ़ते हैं, वो एक टेंसर का स्पेशल पार्ट है, स्पेशल केस है। टेंसर का ऑर्डर, टेंसर की रैंक, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ऑर्डर और रैंक एक ही चीज है। अगर किसी टेंसर का ऑर्डर या रैंक 1 है तो वो वेक्टर बनता है। अगर उस टेंसर का ऑर्डर 0 है या रैंक 0 है तो उस केस में हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है ना। तो ये वेक्टर और जो पढ़ा उसका जनरलाइजेशन है। तो अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी, तो द्रव्यमान है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें दूरी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सदिश में बात करें तो विस्थापन हो गया है आपके पास, त्वरण हो गया है, ये आपके पास क्या है, सदिश राशि है। वेग हो गया है, सदिश राशि है। जबकि प्रदिश की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रतिबल। तो एक एग्जाम्पल बाई चांस कई बार पूछ लिया जाए भी स्ट्रेस का एग्जाम्पल, इसका स्ट्रेस किसका एग्जाम्पल है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या टेंसर क्वांटिटी का है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, ये आपके पास टेंसर का एग्जाम्पल है, ये आपके पास एक टेंसर है। ठीक है ना। ये छोटी नॉर्मल सी बात हुई। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या हमारा, पीजी का टॉपिक का हमारा क्या रहता है पढ़ने का, जो मेन मेथड है। सबसे पहले क्या सिलेबस है, फिर जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, अगर हम बात करें 2014 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, और उसके अलावा मैंने 2-4 क्वेश्चन है वो फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो उनको भी ऐड किया है, ताकि हमें ये पता चल जाए भी इस टॉपिक से क्वेश्चन का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो थोड़ा सा वहां पर ज्यादा फोकस कर सके। और इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 या 4 मैक्सिमम आने हैं,
तो इसको हम एज ए रिजल्ट के तौर पर जो बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और एज ए रिजल्ट के तौर पर करेंगे, इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज इसमें नहीं रखते। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहां पर देखो मैंने बात की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा दो फ्रेम में काम चलता है एक साथ, दो फ्रेम होते हैं आपके पास, रिलेटिव करना, एक दूसरे को संबंध करना। तो इस फ्रेम में आपके पास ये कोई दूसरी फ्रेम है, तो इस फ्रेम के आधार पर दूसरी फ्रेम में जाते हैं तो क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है, उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। वेक्टर मैंने क्या बताया, वेक्टर का आते ही मतलब आपको टेंसर में क्या समझना है, फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर हैं वो वेक्टर कहलाते हैं। तो टेंसर हैं वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। हिंदी में शायद कॉन्ट्रावेरिएंट को प्रतिचर बोलते हैं, कोवेरिएंट को सहचर बोलते हैं। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा एमएससी में, और हिंदी के वर्ड है इसके काफी क्लिष्ट वर्ड है, समझ में भी नहीं आएंगे। तो आपको इंग्लिश में ध्यान रखना, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। वेक्टर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर, सेकंड ऑर्डर के टेंसर पढ़ना है हमें। सेकंड ऑर्डर का जो टेंसर है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर का टेंसर एक मैट्रिक्स को निरूपित करता है, देखेंगे आगे पढ़ेंगे तब टेंसर में। हायर ऑर्डर टेंसर, दो ऑर्डर के बाद तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर, पांच ऑर्डर या आर ऑर्डर के टेंसर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कैसे उनका एडिशन करते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। एडिशन क्या होता है दो टेंसरों का, कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टेंसर्स, यानी दो टेंसर आपके पास है तो उनको अगर ऐड करना है, उनका घटाना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई दो टाइप का होता है यहाँ पर, या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, एक आउटर प्रोडक्ट और एक इनर प्रोडक्ट। आप सभी ने एमएससी में जरूर पढ़ा होगा, अगर आपकी एमएससी राजस्थान से है तो आपको वैसे भी समस्या नहीं आनी है। जिन साथियों का एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीयू है, तो वहां से थोड़ी सी समस्या जरूर आ सकती है क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन, क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ है वो एक प्रकार से एक ऐसा मेथड है, एक तरीका है जो ये बताता है कि कोई एंटिटी गिवन है वो टेंसर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्वोशिएंट लॉ का यूज करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, जैसे हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो वैसा मिलता जुलता कंसेप्ट ये है आपके पास, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। उसके बाद है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का जो टेंसर है उसका कॉन्जुगेट निकालना है, और जो आपके पास टेंसर है वो सिमेट्रिक टेंसर होना चाहिए, उसी का कॉन्जुगेट निकलेगा। ये आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तब वापस देखेंगे। फंडामेंटल टेंसर या इसका दूसरा नाम है मेट्रिक टेंसर। मेट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर आपके पास मेनली तीन होते हैं, जी आई जे कॉन्ट्रावेरिएंट, जी आई जे कोवेरिएंट, और एक आपके पास डेल्टा आई जे क्रोनिका डेल्टा, उनके बारे में जानेंगे। एसोसिएट टेंसर क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है क्रिस्टोफल सिंबल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन है वो पूछा ही जाने की पूरी संभावना है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, क्रिस्टोफल सिंबल को ट्रांसफॉर्म लॉ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स एंड टेंसर, वेक्टर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के आपके पास टेंसर, और टेंसर मतलब आपके पास टेंसर, तो आपके पास जो टेंसर हैं उनका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट नहीं, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करना है उन सभी के बारे में वन बाय वन करके हम जानेंगे। तो इसको अगर हम दो भागों में बांटें, हालांकि आपके 3 चैप्टर हैं बुक में, बट हम कोशिश करेंगे इसको हम 2 ही भागों में बांटें। तो जो यहां तक आपका जो पार्ट है फंडामेंटल से पहले यहां तक का जो पार्ट है उसको हम पार्ट फर्स्ट, और जो बाकी बच गया है उसको हम पार्ट सेकंड मान सकते हैं। इन 2 भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि पार्ट सेकंड में जो आपका है यहाँ पर फंडामेंटल टेंसर, एसोसिएट टेंसर के बाद छोटा सा टॉपिक और भी है, 2 टेंसरों के बीच में एंगल, यूनिट टेंसर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हटा दिया गया है। और आपके पास क्रिस्टो सिंबल में भी आपके पास थोड़ा सा टॉपिक है, इसमें डेल है, जो आपके पास डाइवर्जेंस निकालना है, कर्ल निकालना है, वो वाले टॉपिक नहीं है। तो इन दोनों को हम एक पार्ट में पढ़ लेंगे और इसको हमें एक पार्ट में पढ़ लेंगे। तो 2 भागों में बांट के हम इसको पढ़ सकते हैं। आसान सा टॉपिक, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। आपको अगर 2 वर्ड समझ में आ गए, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट है, तो चीजें काफी ज्यादा आसान है।
काव्या गढ़वाल क्या बोले हैं, मैसेज कर रहा है वो टेलीग्राम पर। संगीता सर जी क्या बोल रहे हैं भाई, संगीता है, उनको लाइव क्लास नहीं मिल रही है टेलीग्राम पर। मैंने क्या कहा, अगर आपका सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए लाइव क्लास नहीं रहेगी। अगर संगीता जी सेकंड ग्रेड में हैं तो लाइव क्लास नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वाले जो साथी हैं या जो यूजी पीजी वाला पार्ट है उनके लिए ही है। कल मैंने आपको ये बात बताई भी थी। तो सेकंड ग्रेड में है तो उनको एक क्लास नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है। अब इस सिलेबस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक सेकंड, आप में से कोई भी साथी एक मैसेज कर दें भी टेलीग्राम पर कि जो अपना ग्रुप है कि सेकंड ग्रेड वालों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। तो एक छोटा सा मैसेज छोड़ दें ताकि वो ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है ना। ये सिलेबस है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि हमारे समझ में आ जाए कि हमें कैसे पढ़ना है और किन किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए टेंसर इक्वेशन होल्ड इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन विच इज नॉट करेक्ट। यानी आपके पास, हम पढ़ेंगे थ्योरी कि टेंसर एक ऐसी एंटिटी है जिसके कंपोनेंट कोई भी आप फ्रेम लो, कोई भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, उसमें कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं हम जानेंगे उनके बारे में, बट आप कोई भी दो फ्रेम लो, अगर टेंसर के कंपोनेंट हैं, जैसे वेक्टर के घटक होते हैं ना, आई डायरेक्शन में घटक, वाई डायरेक्शन में घटक, जेड डायरेक्शन में घटक, ऐसे ही आपके पास टेंसर में भी कंपोनेंट घटक होते हैं। तो उनका बिहेवियर है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चेंज नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम एस नाम दे दूं, इसके अंदर अगर आपके पास कंपोनेंट हैं वो वेग को निरूपित करते हैं, तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर भी वो कंपोनेंट हैं वो वेग को ही निरूपित करेंगे। ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्वेश्चन है वो किस प्रकार बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास पूछा डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जी, ये आपके पास टेंसर क्वांटिटी है या नहीं, या इसका ऑर्डर कितना 0 है, इस टेंसर का रैंक 2 है या इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट को बोलते हैं स्केलर एक प्रकार से, तो वो है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी हमें इस क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, टेंसर को निरूपित करती है या नहीं करती, करती है तो इसका ऑर्डर कितना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये वाला था 2 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें पढ़ने। सॉरी भाई। नेक्स्ट आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए टेंसर। ये जो अभी पढ़ा था अपने, टेंसर का कॉन्ट्रेक्शन करते हैं तो उस केस में आपके पास कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, इनकरेक्ट है। तो वो आपको देखना, कॉन्ट्रेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर उसको अच्छे से उसकी कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी जाके आपके पास जो कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में हमें जान पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इन वीएन। वीएन आपके पास यानी कि एन डायमेंशनल की बात करें स्पेस की, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना एन डायमेंशनल स्पेस, वैसे यहाँ पर भी एन डायमेंशनल स्पेस है। तो उसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, उसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे, ये हम फॉर्मूला देखेंगे और जानेंगे कि आपके पास वीएन में कोई भी टेंसर है उसके स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है कोई, तो उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे, सिमेट्रिक है तो कितने होंगे, वो सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे जाएंगे भी। ए आई जे कोई टेंसर है, बी आई और सी आई वेक्टर हैं, वेक्टर होने का मतलब क्या है, ये भी टेंसर ही है जिनका ऑर्डर फर्स्ट और इसका ऑर्डर 2 है। देन इनवेरिएंट यानी इनमें से कौन सा स्केलर है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो इनवेरिएंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर द मैट्रिक V3, V3 का मतलब 3D के अंदर बात कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, या आपके पास कोई मैट्रिक डिफाइन की गई है, तो द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट G33 ऑफ मैट्रिक टेंसर विल बी, यानी ये आपके पास क्या GII या GIJ हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, मैट्रिक टेंसर, या इनको बोले फंडामेंटल टेंसर।
तो वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यानी फंडामेंटल टेंसर है, उसका मान पूछा गया है मेट्रिक दे करके, तो वो किस प्रकार निकालना है वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन आपके पास एआईजे आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक दे रखा है, टेंसर दे रखा है, बीआईजे सिमेट्रिक है, तो आपको एआईजे बीआईजे का मान कितना होगा इसके बारे में बताना है भाई। फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम V3 यानी 3D के अंदर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो ऑर्थोगोनल होता है कार्टेशियन वाला। विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो देखेंगे भाई ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। यहाँ पर वापस आपके पास मैट्रिक दे दी है और क्रिस्टोफल सिंबल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिस्टोफल सिंबल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास मैट्रिक देख के। ये मैट्रिक क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे जब हमें सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत कथन है। ये मैग्नीट्यूड का है, हालांकि आपने मैग्नीट्यूड है नहीं सिलेबस में, फिर भी हम देख लेंगे। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर है, या आपके पास रेसिप्रोकल टेंसर हैं या एसोसिएट टेंसर हैं, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके चलेंगे। फिर देखो आउटर प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड ए कोवेरिएंट वेक्टर। एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, एक कोवेरिएंट वेक्टर है, तो उसका आउटर प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने बताया था आपके पास प्रोडक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका आउटर होगा और एक आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा। तो वहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ IJK एंड IJK आर सिमेट्रिक इन, यानी क्रिस्टोफल सिंबल पूछा गया है तो ये कौन से जो आपके पास IJK में या आपके पास जो इंडेक्स हैं इनमें कौन से में वो सिमेट्रिक होता है। तो इनके बारे में देखेंगे। क्रिस्टोफल सिंबल से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है, आसान, काफी ज्यादा आसान है। ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है, ये सेकंड काइंड का आपका क्रिस्टोफल सिंबल है। आउटर प्रोडक्ट का वापस क्वेश्चन पूछ लिया भाई, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट। AI आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। देन क्या पूछा यहाँ पर, डेल AI डेल XJ विच इज फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, ये शायद मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो टेंसर की रैंक दे रखी है, 3 रैंक का टेंसर है, स्पेस 4 डायमेंशन का यानी V4 में है, तो टोटल उसके कितने कंपोनेंट है। वो देख डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास कि कोई टेंसर की रैंक 3 है और V4 में यानी 4D के अंदर उसके पास टोटल कितने कंपोनेंट होंगे। तो अगर आपको बेसिक पता है तो डायरेक्ट यहाँ से आप फॉर्मूले का मान रख करके क्वेश्चन है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास AIJ के कोई सिमेट्रिक टेंसर है, सफिक्स I एंड J, I और J का इसके सफिक्स या इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे Vn में, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपने पढ़ लिया है सिमेट्रिक वाला तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्केलर है वो टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेस इज पॉइंट एंड इलास्टिक बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो इसके बारे में देखना कौन सा सही है, हमने देखा था जो स्ट्रेस है वो तो टेंसर है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा सही आपको बताना। ये इस बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, लोकस ऑफ XXI बराबर 1 कितना होगा, इसका लोकस क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इफ A की पावर अल्फा बीटा x की पावर नहीं है, सॉरी वापस यहाँ पर अपन गड़बड़ करेंगे, ये A अल्फा बीटा पावर नहीं, जब हम पढ़ेंगे देखेंगे x अल्फा x बीटा बराबर 0 है तो वैल्यू पूछिए A म्यू V प्लस A V म्यू बराबर क्या होगा, तो इसका मान पूछा है। ये पावर नहीं है, क्यों नहीं है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। वापस आपके पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पूछे हैं एंटीसिमेट्रिक टेंसर में, वापस ये आपके पास सिमेट्रिक टेंसर है AIJ, इंडिसेस 1 से 5 में है, तो टोटल आपके पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर आपके पास टोटल सिमेट्रिक कंपोनेंट कितने होंगे, एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंट कितने होंगे, अगर किसी टेंसर की रैंक P है, डायमेंशन n है, तो उसमें टोटल कंपोनेंट कितने होंगे। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने आसान आसान लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी पीजी वाले लगभग टॉपिकों में। वापस आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर है एक रंग के, तो आपसे पूछा इसके बारे में किस टाइप का टेंसर होगा, मिक्स होगा, टू एब्सोल्यूट टेंसर होगा, एसोट्रोपिक टेंसर होगा, इन सभी के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं फिजिक्स और दोनों मैथ्स के। यहां से देख करके आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर टेंसर में हमें कॉपी पेन की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी।
बहुत ही रेयर चांस है। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आ रहा है तो 5 सेकंड या 10 सेकंड मैक्सिमम है, यानी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए इन टॉपिकों को छोड़ना है वो मूर्खता है। जो साथी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक को छोड़कर जा रहे हैं वो मानकर चलो अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम 35-36 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर 30 क्वेश्चन भी माने तो हम अगर 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो टाइम इसमें लगता नहीं है और सही होने की संभावना है वो पूरी पूरी। ठीक है ना, तो ये है। अब देखो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको इन टॉपिकों में विभाजित किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही हम टेंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके अंदर काफी चीजें आपके काम आएंगी, छोटी छोटी। एन डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, हाइपर स्पेस क्या होता है। उसके बाद हम बात करें तो आपके पास क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, उन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके जानेंगे। इंडेक्स क्या होते हैं, स्फिक्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं वो देखेंगे। ये आपके सिलेबस में था। डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ टेंसर, टेंसर की डेफिनेशन एक्चुअल क्या होती है और कितने टाइप के टेंसर होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 टेंसर का, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 टेंसर का। उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखेंगे। क्वोशिएंट लो क्या होता है आपके पास, कॉन्जुगेट ये इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। कॉन्जुगेट या इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, रिलेटिव टेंसर क्या होता है, फंडामेंटल टेंसर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फंडामेंटल टेंसर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएट टेंसर, क्रिस्टोफल सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ भी देखेंगे क्रिस्टोफल सिंबल का भी, और जो आपके पास टेंसर के कंपोनेंट हैं उनका भी देखेंगे। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर एंड टेंसर, टॉपिक आपके पास ऐसे गिनती में थोड़े ज्यादा जरूर हैं बट छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसान आसान टॉपिक है। तो भाई बताओ, करें शुरू, तैयार हो आप सभी साथी। आपके तो लगभग एमएससी अगर आरयू से है तो सभी चीजों से आप गो थ्रू हो चुके हैं पहले भी, तो ज्यादा समस्या आनी नहीं है। मैंने जब असिस्टेंट प्रोफेसर के समय इसको पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मेरी एमएससी बाहर से थी, तो मुझे तो देख के डर लग रहा था ये कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट क्या चीज है भाई, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 2-3 बार जैसे बुक को पढ़ा तो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो गई। तो आपको तो वैसे ही पहले से पढ़ी हुई हैं तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे आज, जो हमारे काम आएंगे। अगर पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, यहां तक आपके पास पार्ट फर्स्ट है, अगर इनको अच्छे से कर लिया, रिलेटिव टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी छोटा सा टॉपिक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये आपका न्यू है, ये बेस है, अगर ये अच्छे से कर लिया है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं, एक प्रकार से मान सकते हैं इन्हीं की एप्लीकेशन है। यानी ये अच्छे से पढ़ लिया है तो इसमें बिल्कुल भी आपको जोर नहीं आना है। तो बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमें ये 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। एन डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होती हैं, द आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या होता है, डमी इंडेक्स, या इसको इंडेक्स को सफिक्स भी बोल देते हैं। कुछ राइटर सफिक्स लिखते हैं, कुछ राइटर हैं वो इंडेक्स लिखते हैं, तो ये दोनों एक ही वर्ड, इनमें कंफ्यूज मत होना भी, कहीं पर सफिक्स मिल सकता है और कहीं पर आपको इंडेक्स मिल सकता है। तो 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, एक डमी इंडेक्स और एक आपके पास फ्री, या इसको रियल इंडेक्स भी बोल देते हैं, फ्री इंडेक्स या रियल इंडेक्स। और लास्ट में आपके पास क्रोनिकल डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इसमें काम आएगा क्रोनिकल डेल्टा। ये भी अपने आप में एक टेंसर ही होता है, देखेंगे कैसे क्या कुछ है। तो ये आपको पढ़ने हैं भाई बेसिक कंसेप्ट के अंदर, जो आपको अलग से यहाँ पर मेंशन नहीं थे कहीं पर भी। आप सिलेबस देखोगे तो वहां पर उन्हें स्टार्ट कर रखा था, वो यहीं से था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बट इसके लिए हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये छोटे छोटे आपके पास 6 टॉपिक हैं, बहुत ही आसान आसान है बेसिक। तो इनको हम अगर समझ लेते हैं तो हमारे जो नोटेशन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एन डायमेंशनल स्पेस, अगर मैं डायमेंशनल स्पेस की बात करूं तो आपने डायमेंशन का नाम पहली बार लीनियर अलजेब्रा में सुना होगा। लीनियर अलजेब्रा के काफी इसका मतलब यूज है। अगर हम इसको लीनियर अलजेब्रा के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, काफी राइटर हैं वो लीनियर अलजेब्रा की तरह भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एन डायमेंशन स्पेस का क्या मतलब होता है भाई, डायमेंशन क्या होती है, किसी भी वेक्टर स्पेस की
मैं एक बार इसको छोड़ता हूँ। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से क्या समझते हो आप अपने आप में भी? n डायमेंशन का कोई वेक्टर स्पेस है, उसका मतलब उसके पास एक बेसिस होगा जिसमें n आपके पास क्या होंगे, n आपके पास वेक्टर या मैं बोलूं कंपोनेंट होंगे जो उस पूरे के पूरे स्पेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। पूरे के पूरे स्पेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो वैसे यहाँ पर n डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास n वो होंगे, एक ऑर्डर ऑफ रियल वेरिएबल का एक आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कंसीडर एन कोऑर्डिनेट सेट ऑफ एन रियल वेरिएबल, इसके अंदर ये कैपिटल एन है भाई, एन कैपिटल है यहाँ पर, एन रियल वेरिएबल का एक आपके पास कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बात करूं इससे पहले थोड़ा सा आपके पास, जैसे 2D में आप बात करते हैं तो 2D में आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स वाई से आप रिप्रेजेंट करते हो, 3D में आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स वाई जेड से। अगर मैं बात करूं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, तो आप किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको आप इस प्रकार करते हो रिप्रेजेंट। अगर आपके पास बोल दिया जाए भी 4D के अंदर बताओ, अगर हम 4D में बात करें, हालांकि अपने सिलेबस में हम 3D तक ही विजुलाइज कर पाते हैं, बट ये तो हम विजुलाइज कर पाते हैं, लेकिन इसको हम n डायमेंशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4D में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कहोगे सर W X Y Z हो जाएंगे। सरिता बोली है n एक्सिस ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल n एक्सिस होंगे तभी तो हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसमें क्या मिलेंगे, या आपके पास 2 टपल है तो n टपल मिलेगा 4 है तो ये ठीक है, बट आपसे पूछ लिया जाए 10, तो आप कोशिश कर सकते हो 10 का भी। ये हम जनरली ज्यादा होते हैं तो कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट x10। अगर n हो तो हम s को ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn। अगर 50 है तो n का मान 50 आ जाएगा। जनरली हम इसको ऐसा लिखते हैं, बट टेंसर में एक कन्वेंशन है कि टेंसर में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं तो उसको हमेशा ऐसे ही लिखना है, उसको x1 x2 x3 x4 और डॉट 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 xn। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जो टेंसर में एक कन्वेंशन बना हुआ है कि हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस प्रकार डिनोट करेंगे, ना कि इस प्रकार। यहां पर x1 x2 का मतलब x स्क्वायर नहीं है, x का मतलब ये नहीं है भाई। ये जैसे आपने नीचे 2 लिखा है, नीचे लिखते हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अभी देखेंगे तो ये ध्यान रखना आपके पास कि ये 1 2 3 4 n ये क्या है आपके पास, ये अपने आप में एक पॉइंट है। x2 एक सेकंड पोजीशन बता रहा है, x3 है वो इसकी थर्ड पोजीशन बता रहा है, और xn है वो इसके कोऑर्डिनेट की nth पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पावर मत समझ लेना भाई, पहली बात तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, n डायमेंशनल है क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या जा रहे हैं, टपल हैं, वो n टपल टाइप का है कोई। दीज वेरिएबल कौन से, x1 x2 डॉट डॉट xn आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। हम भी ये पढ़ते हैं भी निर्देशांक, जैसे हम पढ़ते हैं कार्टेशियन में आपके पास अगर इसको मैं लिखूं x1 x2 2D में, तो x1 है वो आपके पास x के बराबर आ जाएगा, x2 है वो आपके पास y के बराबर आ जाएगा, x2 है वो आपके पास y के बराबर आ जाएगा। 3D में पढ़ रहे हैं तो टेंसर में हम इस प्रकार लिखेंगे, जबकि 3D हम कार्टेशियन में उसको x y z फॉर्म में लिखेंगे। अगर यही आपके पास पोलर में लिखना है तो हम इसको r थीटा फॉर्म में लिख देंगे। तो ये लिखने का तरीका है अलग अलग है, तो टेंसर में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल हैं ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास। द स्पेस जनरेटेड बाय ऑल पॉइंट corresponding to different values of coordinates is called n dimensional space and denoted by v। यानी आपके पास उस स्पेस में प्रत्येक पॉइंट को अगर हम इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से जनरेट कर सकें, डायमेंशन में यही पढ़ा था। जैसे हम अगर बात करें 2D में तो 0,1 या आपके पास बेसिस E2 नाम दे दो, और E1 आपके पास 1,0। या आपके पास E1 और E2 ये क्या आपके पास, ये आपके पास दो वेक्टर हैं या दो आपके पास क्वांटिटी मान लो कि ये पूरे के पूरे आपके पास 2D को क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे 2D को जनरेट कर देते हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट द स्पेस जनरेटेड बाय ऑल पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट,
मतलब अगर आप पूरे के पूरे स्पेस को अगर जनरेट कर पाते हो तो उस केस में आपके पास जो स्पेस मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एन डायमेंशनल स्पेस कहलाएगा, और उसको हम वी एन से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, वी एन से उसको हमें डिनोट करेंगे। तो एक वी एन स्मॉल नहीं भाई, ये कैपिटल है, गलती से थोड़ा सा स्मॉल एन लिखने की आदत है, एन है वो जल्दी से आपके हैबिट में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो सकता है, तो कैपिटल वी एन कर लेना भाई। तो ये आपके पास वी एन स्पेस में किसी बिंदु के क्या है, कोऑर्डिनेट, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है थोड़ा सा टेंसर में, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो आपके पास एन डायमेंशनल स्पेस है। अगर हम सब स्पेस की बात करें तो अगर एम आपके पास एन से छोटा है तो वी एम क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। हम देखते हैं, तो एम का मान अगर एन से छोटा है तो उस केस में आपके पास वी एम है वो वी एन का सब स्पेस हो जाएगा। और अगर एम का मान एन माइनस वन हो जाए तो उस केस में जो सब स्पेस है उसको हाइपर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर सरफेस ऑफ वी एन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। जब एक कम वाला 3D की बात करें तो 3D के केस में 2D है वो आपके पास हाइपर सरफेस कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको कई बार बाई चांस पूछ लिया जाए कि V4 का हाइपर स्पेस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, एक कम वाला है वो हाइपर स्पेस है वो कहलाता है। छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट समझने में। नेक्स्ट आपके पास सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो अगर आपके पास ये कोई नंबर है, मैं यहाँ पर I लिख देता हूँ, यहाँ पर J लिख देता हूँ, आप कहोगे तो ये कोई B है, इसको मैं KL भी लिख सकता हूँ। कोई भी आपके पास लिखा हुआ है तो जो ऊपर लिखा जाता है ऊपर, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर यहाँ से नाम भी लिख रहा है, सुपर के अंदर अपने आप में ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास नीचे वाला कोवेरिएंट, सॉरी कोवेरिएंट नहीं, सबस्क्रिप्ट। जो नीचे लिखा हुआ है वो सबस्क्रिप्ट है, और जो ऊपर है वो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है। और नाम के अंदर भी ऊपर आ रहा है, तो जिसके ऊपर आ रहा है वो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है, और जो नीचे लिखते हैं वो आपके पास सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेंसर में किसी भी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, x1 x2 x3 टेंसर के अंदर, वो ध्यान रखना। और जिस भी अगर हम आगे पढ़ेंगे कोई टेंसर के कंपोनेंट या जिनको टेंसर बोले, तो ऊपर जिसके लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रा वेरिएंट है और नीचे वाला को वेरिएंट, जब हम टेंसर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको देख लेंगे। तो ये ध्यान रखना, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर है वो सुपर और नीचे है वो सबस्क्रिप्ट है। उसके बाद है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, आइंस्टीन बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने ही इस टेंसर को काफी ज्यादा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके माध्यम से इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था और फेमस किया था। तो एक आपके पास कोई भी सीरीज है एस A1 x1 A2 x2 AN xn, नॉर्मल में आपके पावर समझ जाओगे पावर सीरीज, जबकि मैं वापस बोल रहा हूँ टेंसर में ये पावर सीरीज नहीं है भाई, थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मल हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे हम रियल में बात करें तो एक प्रकार से ये आपके पास एक पावर सीरीज आ गई है। तो थोड़ा सा इसका जरूर ध्यान रखना भाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I बराबर 1 से n AIXI, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं, R बराबर 1 से n ARXR। ये तो आपके पास नंबर है, इंडिसेज हैं, R लो I लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कन्वेंशन एज, अच्छा, तो वेर जहां पर आपके पास द इंडिसेज आई है, वो एक प्रकार से एक प्रकार नहीं होना चाहिए, वेर जहां पर इंडेक्स आई है, इंडेक्स या सफिक्स बोलो जिसको, अकर ट्वाइस इन राइट हैंड साइड, राइट साइड में देखो आई है वो 2 बार आ रहा है, सही, आर लेंगे तो आर 2 बार आएगा, वंस एज द अपर पोजीशन एंड वंस एज द लोअर पोजीशन, एक बार ऊपर आ रहा है और एक बार नीचे आ रहा है। आई है वो राइट साइड में देखो जहां पर समेशन वाला पार्ट है, समेशन में आई 2 बार आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है और एक बार नीचे आ रहा है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन समेशन क्या बोला है कि हमें अगर आपके पास ऐसा है कि कोई इंडेक्स है वो 2 बार आ रहा है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमें समेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार समेशन नहीं लिखेंगे। अगर कहीं पर ऐसा आ गया जैसे देखो AIBJ XIXJ, तो हमें 2 समेशन लगाने पड़ेंगे, I बराबर 1 से n, J बराबर 1 से n, दोनों n में है या m में है, 3 आगे हैं तो 3 बार समेशन लगाओ,
यानी बार बार समेशन ना लगाना पड़े, इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि एक कन्वेंशन दे दिया आइंस्टीन ने कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको ड्रॉप कर देंगे, सिग्मा साइन को हम ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह ऐसा लिखेंगे, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि समेशन लिखा हुआ है। कब? जब आपके पास यहाँ पर कोई इंडेक्स है वो दो बार आ रहा हो, ए आई बी आई। अब अगर एन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ये एन तक जाएगा। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। ये कौन से आप स्पेस की बात कर रहे हो, 2D 3D 4D ND। अगर ND है तो समेशन है वो n तक जाएगा। ये यहाँ पर कैपिटल N कर लेना भाई, n तक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर n डायमेंशन लेके चलेंगे, पूरा का पूरा Vn के अंदर ही देखें। जब तक कुछ नहीं बोला जाता है तब तक n डायमेंशन लेकर ही चलते हैं। तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या है कि आपके पास कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन है, इसको हम समेशन फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई इंडेक्स है वो दो बार आ रहा है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो उस केस में हम समेशन को हटा सकते हैं, समेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको टेंसर में ध्यान रखना है, अगर कहीं पर ऐसी क्वांटिटी लिखी हुई मिल रही है, जैसे आपके पास लिखा हुआ मिल रहा है, मैं बात करूं यहां पर GI कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको क्या समझना है, ये आपके पास G1x1 प्लस G2x2 डॉट 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 प्लस GNXN टाइप का है। या मैं बोलूं समेशन i बराबर 1 से लेकर के n तक है और GIXI है। टेंसर में जब तक अगर आपको कुछ भी नहीं बोला जाता है तब तक आपको यही मानते हुए चलना है कि ये समेशन का साइन है। अगर ऐसा लिखा हुआ जिसमें दो इंडेक्स आ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है, तो उस केस में आपको समझना इसके अंदर समेशन है वो हिडन है, समेशन छुपा हुआ है। ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन है जिसका हमें यूज करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपके पास थर्ड छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट आपके पास आता डमी इंडेक्स, या जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। यानी अभी हमने देखा था यहां पर कि जो इंडेक्स दो बार आ रहा है, एनी इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन ए गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स या डमी सफिक्स। जैसे अभी हमने देखा यहां पर कि AIXI, तो यहां पर I क्या है आपके पास, डमी इंडेक्स है। क्या है आपके पास, डमी इंडेक्स है, क्योंकि ये दो बार आ रहा है। अगर कोई इंडेक्स एक ही बार आ रहा है, अच्छा इससे पहले एनी डमी इंडेक्स कैन बी रिप्लेस बाय एनी अदर इंडेक्स, यानी I डमी इंडेक्स है तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ARXR AJXJ, यानी डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। I की जगह JKLMN, जो भी आपको मर्जी लगे, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, ये है आपके पास समेशन AIXI I बराबर 1 से, और मैंने लिख के बताया भी था आपको कि I की जगह J लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, K लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज किया जाता है कि डमी इंडेक्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको रिप्लेस करते रहेंगे किसी दूसरे इंडेक्स या सफिक्स से। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपके पास आता रियल, या जिसको हम बोलते हैं फ्री इंडेक्स या सफिक्स। रियल या फ्री, एक ही नाम फ्री। तो कोई इंडेक्स अगर एक ही बार आ रहा है, कोई इंडेक्स अगर आपके पास एक ही बार आता हो, तो ऐसा इंडेक्स आपके पास क्या कहलाता है, रियल या फ्री इंडेक्स कहलाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना भाई। जो इंडेक्स एक बार आता है वो आपके पास फ्री है, और जो रिपीट होता है वो आपके पास डमी इंडेक्स। ठीक है ना, डमी का मतलब क्या है, अपनी जगह दूसरे को बिठाना। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, डमी कैंडिडेट पकड़ा गया, तो मैं खुद नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह कोई दूसरा जा रहा है, तो आई को बदल सकते हैं, इसीलिए इनका नाम डमी कैंडिडेट या डमी इंडेक्स पड़ा। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। दो टाइप के आप पढ़ोगे सफिक्स या इंडेक्स, एक डमी और एक आपके पास फ्री। ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार आपके काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा आपके पास ये कोई सिंबल है, द सिंबल डेल्टा आई जे इज कॉल्ड क्रोनिकल डेल्टा। आप सभी ने पढ़ा है क्रोनिकल डेल्टा, जिसका मान क्या होता है, जब आई जे के बराबर आ जाता है तब तो इसका मान 1 होता है, अगर आई जे के बराबर नहीं है तो इसका मान 0 होता है। ध्यान रखना, आपके पास ये सिंबल है डेल्टा,
आई जे, आई ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना इसका, ये नहीं भी ऊपर ही आएगा, इसका मान 1 आएगा, 0 आएगा जब आई और जे बराबर नहीं है, और 1 आएगा जब आई और जे बराबर हैं। यानी डेल्टा 1 1 का मान आपके पास कितना होता है, 1 होता है। डेल्टा 2 2 का मान आपके पास 1 होता है। डेल्टा 1 2 का मान आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे वाले अगर सेम है तो उस केस में इसका मान 1, अदरवाइज 0 होगा। ये आपके पास क्रोनिकल डेल्टा है, आप सभी ने पढ़ा है और बहुत ज्यादा इसका यूज भी लेते हो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं क्रोनिकल डेल्टा की, वो आपको ध्यान रखनी है, और ये प्रॉपर्टी ही ज्यादा काम आते हैं। क्या है कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है किसी n डायमेंशन स्पेस में, ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपके पास nth कोऑर्डिनेट है। देन दिस इंप्लाइज दैट, तो आपको क्रोनिकल डेल्टा को जो डिफाइन करने का जो मेथड है वो इस प्रकार भी कर सकते हैं कि डेल एक्स आई डेल एक्स जे का मान है वो 1 होगा जब आई बराबर जे है, और इसका मान 0 होगा जब आई जे के बराबर नहीं है। यानी पार्शियल डेरिवेटिव है आई का जे के सापेक्ष, ये अलग अलग हैं। यानी आपके पास डेल x1 डेल x2 इसका मान 1 और 2 अलग अलग हैं, तो इसका मान 0 आ जाएगा। डेल x2 डेल x2 इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इस प्रकार भी हम डिनोट करते हैं डेल्टा आई जे को, कि डेल्टा आई जे लिखा है, इसका मतलब क्या है, आई ऊपर है तो ऊपर डेल एक्स आई आ जाएगा, जे नीचे है तो नीचे डेल एक्स जे आ जाएगा। तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं और इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, या मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं डेल्टा आई जे। तो टेंसर के अंदर हम इस प्रकार भी डेल्टा का मान है वो यूज में लेंगे। नेक्स्ट आपके पास डेल्टा आई आई का मान कैपिटल एन होगा। मुझे कोई बता सकता है आप में से कि डेल्टा आई आई का मान कितना आएगा? आप कहोगे सर जब आई आई बराबर है तो इसका मान तो 1 आना चाहिए, इसका मान तो 1 आना चाहिए। बट उससे पहले मैंने एक चीज और भी बोली अभी, डम इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है कि आई आई अगर आपके पास एक ऊपर एक नीचे आ रहा है तो वो डम इंडेक्स है, तो उसको क्या समझना है, समेशन समझना है। यानी आपके पास डेल्टा आई आई का मतलब ये नहीं है 1 है, ये आपके पास डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 3, और कहां तक जाना है, अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो हम एन डायमेंशन की बात करेंगे, डेल्टा एन एन। 1 1 1 2 2 1 3 1 1 कितनी बार आएगा, ये आपके पास n टाइम आएगा, 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1 प्लस 1 कितनी बार है, ये n बार आ रहा है, तो इसका मान है वो n आएगा। ध्यान रखना भाई, ये गलती हो सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डेल्टा आई आई का मान n होगा क्योंकि डमी इंडेक्स आई यहाँ पर, और डमी है तो समेशन है वो इसके अंदर छुपा हुआ है भाई आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से, और इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो इसका मान n डायमेंशनल स्पेस में n आएगा। अगर 3D में बात करते हैं 3 आएगा, 4D में बात कर रहे हैं तो इसका मान है वो 4 आएगा। बिल्कुल समेशन है, सरिता बोले इसमें सर समेशन है, बट n टाइम है सो n टाइम है सो n, बिल्कुल सही है भाई। सरिता बोले सर n टाइम है तो इसका मान है वो n आ जाएगा, एक है वो n बार आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें डेल्टा आई जे डेल जे के बराबर डेल आई के आएगा, ये प्रॉपर्टी इसको ध्यान रखना भी। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल आई जे को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स आई डेल एक्स जे, डेल जे के को डेल एक्स जे डेल एक्स के, तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा, इसका मान है वो डेल आई के आएगा। आप समझने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जे से जे कैंसिल हो गया तो आपके पास डेल एक्स आई डेल एक्स के बचा, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल आई के। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा मिले तो आपको क्या करना है, देखो ये लिखा हुआ मिल रहा है, देखो आप इसको एक बार डेल आई जे डेल जे के, यहां पर डम इंडेक्स क्या है भाई, जे डम इंडेक्स है, 2 बार आ रहा है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो जे को हम क्या करते हैं, इस वाले जे को अगर मैं करूं, इस वाले जे को मैं करता हूं तो आपके पास देखो एक बार आई को फिक्स रखते हैं, डेल आई 1 डेल 1 के प्लस डेल आई 2 डेल 2 के प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर कहीं पर आएगा डेल आई आई और डेल आई के प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर आपके पास ऐसे आगे चलेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल आई एन, और यह आ जाएगा डेल एन के। तो यहां पर आप देखोगे आई और 1
नहीं है तो ये मान 0 आ जाएगा, और ये सभी 0 सिर्फ और सिर्फ ये मान आपके पास कितना आएगा, ये मान आपके पास 1 आ रहा, डेल आई का मान 1। यहाँ पर आई देखो वो एक्सपेंड कर दिया है, अब ये नहीं सर इसका भी समेशन करो, ये यहाँ पर आई का मतलब है कोई फिक्स वैल्यू है आई का मान, ये जे का मान है, ये कुछ मान है 1 2 3, जैसे आई का मान 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया, तो इसका मान 1 आ गया, बाकी सभी 0 आ जाएंगे, तो डेल्टा आई के ही बचेगा। क्या बचेगा, डेल आई के बचेगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। जब आई और जे ये दोनों बराबर होते हैं उस केस में मान है वो कितना आता है, 1 आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये साथ में डेल आई के बचेगा। तो अब बार बार आपको ये ध्यान ना रखना पड़े, इसलिए आप शॉर्ट में ऐसे याद रखो इसको, डेल आई जे डेल जे के, तो जे से जे कैंसिल हो जाता है, अगर यहाँ होता तो भी कैंसिल, यहाँ है तो भी कैंसिल, तो डेल आई के आ जाएगा। जैसे आपसे ऐसे पूछ लिया जाए डेल आई के और डेल आई जे, तो क्या करना, आई के, ये के, ये तो वापस वही बन गया भाई, ये आप यहाँ पर जे कर लो, चलो जी, तो आई वाला कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास डेल के जे, नीचे है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस जे को रिप्लेस करते तो भी वही होता। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मान ही तो ये है, राइट साइड तो हमने सेम ही रखी है, सिर्फ लेफ्ट साइड को लिखा है, तो इस कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, और रफली याद रखने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो, डेल एक्स जैसे डेल एक्स जे कट गया तो बचा डेल एक्स आई डेल एक्स एक्स के, और ये आपके पास क्या होता है, डेल्टा आई के होता है, डेल्टा आई के होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये क्रोनिकल डेल्टा की। अब जैसे यहाँ पर देखो डेल ए आई जे डेल्टा जे के, ए आई जे डेल्टा जे के है, ये इसके बराबर होगा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या, ए आई जे, ये आपके पास डेल्टा के जे। तो बताओ यहाँ पर डमी इंडेक्स क्या है, जे है, वो डमी इंडेक्स है, क्या करना है, डे को हमें जे को हमें क्या करना, वेरी करना है, 1 से किया, डेल आई 1 डेल्टा आई 1 के, तो ये 0, जब जे का मान के बराबर आ जाएगा, जब के बराबर आएगा उस केस में ए आई के और ये डेल्टा के, बाकी 0 प्लस सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका मान 1 हो गया है, तो ये क्या आ जाएगा, ए आई के आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए आई जे डेल के जे है, तो यहाँ पर जे आपके पास क्या है, डमी इंडेसेज है, डमी है, तो यहाँ पर आई के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी का भी काफी ज्यादा यूज हम टेंसर के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें यहाँ पर, इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, ये अगर हमारे पास ऐसे होता डेल आई जे डेल्टा जे के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ए आई के आ जाएगा, जे से जे कैंसिल आउट, आई के आ जाएगा। तो ये आपको क्रोनिकल डेल्टा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो भी ds2 आपके पास लिखा हुआ है g11 dx1 का पावर 2 है, ये पावर 2 यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, gt2 dx2 की पावर 2 एंड gnn dxn की पावर 2। हालांकि अपनी बुक में थोड़ा सा इसको, और मैं इसको थोड़ा सा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, g11 dx1 dx1 प्लस g12 dx12 dx2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक और लिखा g13 dx1 dx3, यानी यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाला यहां पर आ रहा, सेकंड वाला यहां पर आ रहा, एंड सो ऑन। फिर यहां पर अगर हम चलेंगे नेक्स्ट, तो आपके पास आ g21 dx2 dx1 प्लस g22 dx2 dx2, जो ये लिखा हुआ ना वो आपके पास ये इस टाइप का है, प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां पर अगर हम चलेंगे ऐसे तो gn1 dxn dx1 और डॉट डॉट लास्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा gnn और dxn dxn। यहां पर स्मॉल को भी कैपिटल कर लेना सभी, क्योंकि हमारी जो बुक है जेपीएच वाली उसके अंदर स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन ही लिया हुआ है, तो आपके दिमाग में भी कैपिटल एन ही रहना चाहिए। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा है, ये आपके पास
पूरा जनरलाइज इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब आपको इसको करना है समेशन, जो आइंस्टीन समेशन जो है आपके पास है कन्वेंशन, उसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं इसको भाई। आइंस्टीन जो समेशन कन्वेंशन है तो ds2 है उसकी जगह कैसे लिख सकते हो आप बताओ। आप लिख सकते हो कि gij dxi dxj, i और j का मान दो आपके पास, i क्या है डमी इंडेक्स, j भी आपके पास डमी इंडेक्स है। तो एक बार क्या करना है, i को फिक्स करेंगे, j को वेरी करा देंगे। i का मान 1 रखा, सभी में 1 आ रहा है, j को हम क्या करा देंगे वेरी, तो यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट n तक। फिर i का मान 2 रखा, j को वापस करवा दिया, i का मान n रखेंगे ये 1 तक। तो आप पास देखोगे J11 J12 J13 ये आपके पास एक मैट्रिक्स के क्या आ जाएंगे, एक मैट्रिक्स के आपके पास ये एंट्री आ जाएंगे, आइडेंटिटी एंट्री होंगी मैट्रिक्स की। तो देखेंगे आगे हमें। तो अगर आपको ds2 है और ये लिखा हुआ मिला है तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है तो यहां से हमें ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से हमें थोड़ा सा देखना है कि आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन है वो किस प्रकार उसका यूज किया जाता है। ये आपके बुक में एग्जाम्पल है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। और आगे पढ़ेंगे जो हम मैट्रिक की बात कर रहे हैं वो यही मैट्रिक है जो आपके आगे यूजफुल आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास देखो ये है, इफ ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स बीटा का मान 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स के का मान 1 से लेकर n तक आ रहा है, फॉर ऑल वेरिएबल ऑफ एक्स के यानी x 1 2 3 अल्फा कुछ भी हो इसका मान 0 है। तो आपको बताना है जहां पर एक बात और है, ए अल्फा बीटा है वो कांस्टेंट है, जो ए अल्फा बीटा है वो कांस्टेंट है। आप चाहो तो इसकी जगह आई जे भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अल्फा डमी इंडेक्स है, बीटा भी डमी इंडेक्स है। तो आपको बताना है कि ए आई जे प्लस ए जे आई का मान है वो 0 आएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया एक बार, ये दे दिया मान और आपसे पूछा ए आई जे प्लस ए जे आई का मान कितना होगा, 0 होगा 1 होगा 2 होगा। ये क्वेश्चन शायद मैंने लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो आप बताओ भाई आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स बीटा, पावर नहीं है भाई, वापस मैं बोल रहा हूं ये पावर नहीं है, ये एक्स अल्फा पोजीशन को बताता है कोऑर्डिनेट की, ये बीटा पोजीशन को बताता है। तो इसका मान 0 है तो आपको ए आई जे और ए जे आई का मान बताना है, कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी आएगा मान आप करो भी एक बार बुक में सोल्व करो इसको। फर्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके पास इसी टाइप का बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो यहां से क्रोनिकल डेल्टा से बन सकता है। देखो भाई इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, समीकरण 1 का आई के सापेक्ष हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ए का हमें एक्स आई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, ए अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स अल्फा एज इट इज, ये डेल एक्स बीटा और क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष, एक्स आई के सापेक्ष करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस ए अल्फा बीटा एक्स बीटा एज इट इज, और यहां पर डेल एक्स अल्फा का एक्स आई के सापेक्ष करना है, एक्स आई के सापेक्ष करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया है। तो ये क्वांटिटी भी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर ही तो आएगी, ये वाली क्वांटिटी भी ये वाली क्वांटिटी भी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। और यहां से आप देख रहे हो तो ये दोनों चीजें देखी हुई सी लग रही है थोड़ी थोड़ी भाई, आपकी भी लग रही है देखी हुई, अभी देखा होगा आपने क्रोनिकल डेल्टा में। तो ये आपके पास ए अल्फा बीटा है, एक्स अल्फा, ये डेल्टा ऊपर बीटा है तो बीटा और नीचे आई है तो आई, प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए अल्फा बीटा और ये आ जाएगा, इसको मैं लिख दूं डेल्टा अल्फा आई, और ये आ जाएगा एक्स बीटा, क्या आ जाएगा, ये एक्स बीटा आ जाएगा। बताओ भाई कोई गड़बड़ है तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्रोनिकल डेल्टा का, उसका यूज किया है और हमने ये लिख दी। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे तो क्या चल रहा है, बीटा यहाँ पर डमी इंडेक्स है,
इन दो को देखूं तो, और इन दो को देखूं तो यहाँ पर आपके पास अल्फा डमी इंडेक्स है। तो पहले हम इसको हटा देते हैं डमी इंडेक्स को, तो यानी बीटा का मान आई के बराबर होगा तब इसका मान 1 आ जाएगा। तो बीटा का मान आई के बराबर होगा तब इसका मान 1 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर ए अल्फा आई एक्स अल्फा प्लस इसका मान 1 आ जाएगा, क्योंकि चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा, यहाँ पर तो नहीं, आप समझ जाओ भाई यहाँ पर कि जब बीटा का मान आई के बराबर होगा तब इसका मान 1 है, और यह आ जाएगा ए अल्फा आई एक्स अल्फा प्लस जब अल्फा का मान कितना है आई के बराबर, तो यह आ जाएगा ए आई बीटा और एक्स बीटा बराबर 0। यहां तक कोई समस्या तो बताओ भी एक बार, क्या क्या मैंने, हमें आई और जे चाहिए, तो ऐसे ध्यान में रखो, एक बार एक्स आई के सापेक्ष क्या करना पार्शियल डेरिवेटिव, और दूसरी बार जे के सापेक्ष पुनः है एक्स जे के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करने पर कितना आ जाएगा बताओ, ए अल्फा आई डेल एक्स अल्फा डेल एक्स जे प्लस ए आई बीटा डेल एक्स बीटा और डेल एक्स जे के सापेक्ष करना है ना, तो डेल एक्स जे बराबर 0, क्योंकि 0 का पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा। यहां से देखो ए अल्फा आई, यह आपके पास डेल्टा अल्फा जे आ जाएगा प्लस ए आई बीटा, और यह आपके पास डेल्टा बीटा जे आ जाएगा बराबर 0। यहां से देखो वापस डमी इंडेक्स क्या है, वापस अल्फा डमी इंडेक्स है, तो जब अल्फा का मान किसके बराबर आएगा, जे के बराबर आएगा, तब तो 1 होगा, बाकी सभी केस में 0। तो ये आ जाएगा ए अल्फा आई, नहीं अल्फा नहीं सॉरी ए जे आई प्लस यहाँ पर जब बीटा का मान जे के बराबर होगा तब तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो ए आई जे बराबर 0, और हमें इसी का तो मान पूछा था, ए जे आई प्लस ए आई जे का मान है वो कितना आएगा, वो तो 0 के बराबर आ रहा है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनेगा, ये दे देगा और पूछेगा जहां पर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो आप बताओ ए आई जे प्लस ए जे आई का मान कितना होगा। यहाँ पर इसको ऐसे ही पूछ सकता है ए यू वी प्लस ए वी यू बराबर 0, क्योंकि आई जे की जगह कुछ भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो इसका मान 0 1 2 3 4 में से कोई ऑप्शन देगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका मान है वो 0 आएगा। तो बताओ भी कोई समस्या है तो एक बार इसी कंसेप्ट में किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, किसी कंसेप्ट में कोई डाउट होता है बताओ। देखो यहाँ पर सब सिंपल जो यूज हुआ है वो क्रोनिकल डेल्टा का यूज हुआ है, और वो आपको देखना है, क्योंकि अभी तक हम जो क्रोनिकल डेल्टा है वो ऐसे ही पढ़ते हैं, जब आई का मान जे के बराबर तो 1 अदरवाइज 0। तो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में भी हमें टेंसर में ध्यान रखना है, डेल्टा का मान है क्रोनिकल डेल्टा, उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। बताओ भी कोई समस्या यहाँ तक नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक जिसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे, बट आज एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जरूरी है ये देखना जरूरी एक बार कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको पीछे की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को समझने से पहले छोटे छोटे जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, आपके पास 2 फ्रेम है, या मैं बोलूँ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। वो हम एक तो पढ़ते हैं नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्टेशियन, दूसरा हम पढ़ते हैं पोलर। या हम बात करें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो आपके पास एक सेकेंड भाई, क्या लाइन, दूसरा हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं जेड प्लेन और यू प्लेन। ये आपके पास जेड प्लेन है और ये आपके पास यू प्लेन। उससे पहले छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, आपने सभी ने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया था। इसके अलावा आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें रैंक नलिटी वाला पार्ट है। तो 3 वर्ड हैं, फंक्शन, मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ये एक ही चीज है, फंक्शन की बात करो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो चाहे मैपिंग की बात करो, एक ही चीजें हैं। बट इनका जब हम यूज करते हैं ना,
तो उस जगह भी कहां पर कौन सा वर्ड अच्छा रहेगा उस समय यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जब भी यूज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा कॉम्प्लेक्स में भी ये पढ़ते हैं जेड प्लेन और यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन, सॉरी डब्ल्यू प्लेन है यहाँ पर, डब्ल्यू प्लेन। तो एक कोई भी यहाँ पर पॉइंट है या कोई कर्व, इसकी इमेज देखनी है तो इसको हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन यूज लेते हैं। अगर एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करते हैं तो मैपिंग या फंक्शन का यूज किया जाता है। चीज एक ही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। तो जैसे आपके पास 2D में मैं बात करूं, 2D में मैं बात करूं, आपके पास किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई होते हैं कार्टेशियन में, जबकि पोलर में आपके पास आर और थीटा होते हैं। तो मैं अगर बोल दूं कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एस है, इसका नाम एस प्राइम दे दूं या एस डैश दे दूं, इसमें कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका एक्स वाई है, इसमें लिखने का तरीका आर थीटा है। अगर मैं कह दूं भाई आपको एक्स वाई की जगह आज के बाद x1 और x2 लिखना है और इसमें x2 बार x बार 2 और y बार 2 लिखना, एक सेकंड भाई, इसको आपको क्या लिखना है, x बार 1 और x बार 2। तो कोई इसमें कुछ गुना थोड़ी कर दिया भाई, लिखने का तरीका है, चेंज कर सकते हैं भाई। इसको x1 y1 लिखा है, दूसरे सिस्टम में x बार 1 x बार 2 लिख सकते हैं। अगर 3D है तो x1 x2 x3 है, x बार 1 x2 बार और x3 बार, ताकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहे भाई, ये कोऑर्डिनेट हैं वो किसी अलग सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये किसी दूसरे सिस्टम के हैं या दूसरे फ्रेम के। फिर हम देखते हैं कि यहां से आप सभी जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, और उसके बाद मैं बात करूं आपके पास यह अंडर रूट आर हो जाएगा, और tan इनवर्स y अपॉन एक्स का मान आपके पास कितना होता है, थीटा होता है। या यहां से मैं देखूं x का मान है वो r कोस थीटा होता है और जो y का मान है वो r साइन थीटा होता है। सभी जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये रिलेशन ये क्या है, आपके पास r का मान एक्स वाई की टर्म में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, r आपके पास है एक फंक्शन होगा किसका, x और y का, r आपके पास किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, और यहाँ पर थीटा भी किसका फलन होगा, एक्स वाई का। यहाँ पर आपके पास x है वो r थीटा का फलन होगा और y है वो r थीटा का फलन होगा। आप पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप ऐसे लिखते थे, ध्यान हो तो x बराबर x ऑफ t, यानी x है वो t का फलन है, यहाँ पर x लिखो g लिखो f लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास दो हैं तो f जी ठीक है, अगर 10-15 हो गई तो समस्या होगी, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी तो कर सकते हैं, r बराबर r एक्स वाई और थीटा बराबर थीटा एक्स वाई, यानी r है वो एक्स वाई का फलन है, थीटा है वो भी एक्स वाई का फलन है, और यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, x है वो फलन है r थीटा का, और यहां से जो y फलन है आपके पास वो है r थीटा का। लिखने का तरीका है भी कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट x1 और x2 होते, इस टाइप के होते, तो हम ऐसा लिख सकते थे क्या, x1 है वो फलन है x1 बार का x2 बार का, और जो x2 है वो आपके पास फलन है x बार 1 का और x बार 2 का। यानी हमें x1 को लिखना है, x क्या है, x आपके पास r थीटा का फलन था, तो x1 है वो x बार 1 और x बार 2 का फलन है। इसी प्रकार x2 है वो आपके पास x1 बार और x2 बार का फलन है। सेम हम यहां से ये भी देख सकते हैं कि x बार 1 है वो आपके पास फलन है किसका, x1 और x2 का, और x बार 2 है वो फलन आपके पास x1 और x2 का। ये आपके बात आसानी से समझ सकते हो, इसका यूज हम बार बार करते भी आ रहे हैं 2D के रेस्पेक्ट में। 2D में थोड़ा सा समझना हमें आसान रहता है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन और एक पोलर है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी ऐसे लिखते हैं uxy और vxy, जहां पर u क्या लिखते हैं uxy और v आपके पास vxy, जैसे लिखते हैं ना w बराबर u प्लस आइटा v, जहां पर u xy का फलन है, v आपके पास xy का फलन है। अगर हमें x पूछे तो वो uv का फलन होगा, y है वो uv का फलन होगा। तो जो लिखने का तरीका है, ये 2 है 3 है तब तक तो ठीक है, बट n डायमेंशन है तो उस केस में हमें x y z की जगह x1 x2 x3 xn लिखना पड़ेगा। यहां पर दूसरे सिस्टम में x बार ले लो, या कुछ राइटर हैं वो x बार 1 x बार 2 x बार 3 ऐसा भी लिखते हैं, बट अपनी जो JPH वाली बुक है उसमें बार लगा रखा है,
यहाँ पर डैश है, x-1, x-2, x-3, कोई भी लिखने का तरीका हो, हमें तो क्या है एक प्रकार से कन्वेंशन लेकर चलना है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, x-1, x-2, ये कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जबकि x1, x2 है, ये आपके पास कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये है इनमें से ये इन दोनों का फलन है, ये वाला इन दोनों का फलन है, ये इस दोनों का फलन है, और ये वाला है वो इन दोनों का फलन है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आसानी से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसीडर टू डिफरेंट एंड डायमेंशनल फ्रेम, फ्रेम बोलो या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, दो है आपके पास, चाहो तो नाम एस, एस प्राइम दे दो, पी, पी प्राइम, कोई भी नाम दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास दो हैं। let the consider of a point with respect to these frame be respectively this and this, यानी आपके पास कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट पहली फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट हमने माना x1, x2, xn, और जो दूसरी आपकी फ्रेम है उसमें x बार 1, x2 बार और xn, x बार n, x बार 1, x बार 2, x बार n आपके पास दूसरी फ्रेम के अंदर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कल वापस इनको करेंगे, थोड़ा सा रफली देख लो एक बार। अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ टू सिस्टम हैव द फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट रिलेशन, जैसे हमने पोलर और कार्टेशियन में देखा था, x है वो r थीटा का फलन, y r थीटा का फलन, तो यहाँ पर x1, x2, x3, xn, तो x1 है वो x बार वालों का फंक्शन होगा, x बार है वो x वालों का फंक्शन होगा, तो x बार i है वो फलन है x1, x2, xn का। अभी हमने देखा था i का मान 1, 2, 3, यानी x1 है, x बार 1 फलन है, वो भी x1 से लेकर n तक का है, x बार 2 भी इन्हीं का फलन है, x बार 3 भी इनका फलन है, क्योंकि हमने पोलर और कोऑर्डिनेट से, पोलर और जो कार्टेशियन है वहां से हमने इसको समझ लिया है। इसी प्रकार x1 है वो बार वालों का फलन है, x2 है वो भी बार वालों का फलन। तो द इक्वेशन 1 जो इसको है, इसको सोल्व करके, जैसे हमने आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था, फिर एक्स का मान निकाल लिया था आर थीटा की टर्म में, तो यहां से हम इनको सोल्व करके, तो एक्स आई है वो किसका फलन होगा, एक्स बार आई का फलन हो जाएगा। तो जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट हैं जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरी कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा अगर इसके बारे में पता है तो चीजें आसानी से विजुअलाइज हो जाती है। तो बताओ भाई, ये वाली चीज आपके थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कल हम इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो यहां तक किसी साथी को कोई भी प्रकार की समस्या तो बोलो कि क्रोनिका डेल्टा क्या होता है, डमी इंडेक्स या डमी फिक्स क्या होती है, फ्री या मैं बात करूं फ्री या इसके अलावा उसका नाम रियल फिक्स क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। तो इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार आप बोल सकते हो। अदरवाइज कल वापस हम पढ़ेंगे, मेन क्लास टेंसर की क्लास है वो कल से शुरू होगी। ये वाला वो तो बेसिक जो आपके पास टूल होने चाहिए कोई भी काम करना है, तो ताकि बीच में कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आसान है। आज तो क्या हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखा भी, नेचर क्या है और ये बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है। अब तो टेंसर बिल्कुल ही ज्यादा आसान है। तो एक बार थोड़ा सा जो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन है उसको अच्छे से देख लेना। तो एक बार जल्दी से बता दो, किसी प्रकार का कोई सी कंसेप्ट में डाउट हो तो कल हम उसको वापस देख लेंगे। ये पूरा का पूरा खेल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा खेल यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ही चलेगा। किसी टेंसर को रिप्रेजेंट करना है ना उसके कंपोनेंट को, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इसी का यूज होएगा। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दो, किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं है।